दिखाने वाले हैं कि कानून की किताब में क्या लिखा है और असलियत में हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या होता है। तो किस तरह सरकार बहुत सारे ऐसे कानून बनाती है जो संविधान के मूल्यों से डायरेक्टली खिलवाड़ करते हैं और हमारी आज़ादी पर सवाल उठाते हैं। तो हम अब दो नाटक देखेंगे। एक रिक्वेस्ट है कि हमारे पास थोड़े माइक कम है, तो लोग प्लीज बात नहीं करें जब हमारा नाटक हो रहा है, क्योंकि फिर आवाज़ आपको भी सुनाई नहीं देती और फिर थोड़ा कंफ्यूजन हो जाए। तो शुक्रिया, हम पेश करते हैं हमारा पहला नाटक। थैंक यू। हाँ ठीक है, लेकिन ज़्यादा वो हाई-फाई नहीं करते हैं ना, वैसे लोग बहुत बात करते हैं। इस बार से हमें क्या मतलब हमारी शादी हो गई ना, बड़ी सवाल होता है, मेरे सवाल होता है। हाँ ठीक है, चलो वैसे भी बाजार आ गया है, ठीक है, तो नाराज मत होना। वो देखो, वो वाला कितना अच्छा है और मुझे तो लगता है कि ये डिज़ाइन भी देखा था, मैं बहुत अच्छी लगती हूँ। अच्छा लगा है, इसका दाम कितना है? 5,000। तो ये ले सकते हैं हम लोग, ये तो 2.5 का कलर भी अच्छा है। मतलब शादी के दिन भी अच्छे कपड़े ना पहनूं। तुम समझ नहीं रहे, अच्छा ही है, वो अच्छा ही लगेगा, थोड़ा सा हम लोग देखना पड़ेगा ना। बहुत कंजूस है, मुझे सोचना पड़ेगा। ये ले लेते हैं, यही ले लेते हैं। जागरण मंच बात कर रहे सुरेश राणा। आदेश तो बाद में देंगे, पहले तुम तुरंत हमारे ऑफिस आ जाओ। क्या हुआ? अरे अभी खुले बाजार में मैंने आसिफ कुरैशी को फिर देख लिया प्रीति के साथ। यार ये समझता नहीं है लड़का, जल्दी तुरंत आओ फटाफट।
क्या करेंगे? अरे हमारे समाज में क्या कमी रह गई? ठीक है, हुकूमत के साथ होना पड़ा। लड़की की उम्र 18 से अधिक है, बालिग है, वो जहाँ चाहे जिसके साथ रह सकती है, स्वतंत्र है, उसका अधिकार है संविधान के अंदर। उसके लिए अच्छा लड़का ढूंढ लेंगे, आसिफ कुरैशी के साथ जाने की क्या क्या सुविधा रहेगी इसके? आप हिंदू जागरण वाले हमेशा है ना जाति धर्म के आधार पर आमजन को लड़ाते रहते हो। आमजन आप बताओ, हमारे पास हर चीज का हल है, हमारा हल है, हथियार मीडिया सब हमारे पास है। इसको बोलो कल से आसिफ से ना मिले। मैं पुलिस में शिकायत करूंगा। अरे पुलिस हमारे साथ है, इसको बोलो कल से ना मिले इसको। आसिफ कुरैशी से नहीं मिलेंगे तो क्यों मिलेंगे हो? अरे हम बोलिए, हम धर्म के रखवाले हैं और तुम धर्म का उल्लंघन कर रहे हो। बताओ आसिफ से मिलेगी या नहीं? क्यों मिलेगी? शादी होने वाली है, अब इसका इलाज करते हैं भाई। हम सब जाते हैं। ये हिंदू जागरण मंच के लोग देखिए देखिए, आपकी बेटी को भगा ले जाएगा कुछ भी कर सकता है। आपको अपने धर्म संस्कृति की परवाह नहीं है। आज सुधरिए, आपके बाप ने क्या कहा? देखिए, कानून में स्वतंत्रता का अधिकार है। जब लड़की बालिग हो जाती है, लड़का बालिग हो जाता है, तो स्वयं निर्णय ले सकते हैं। मैं लड़की की सहमति से खुश हूँ। लड़की की अगर इच्छा है आसिफ कुरैशी के साथ रहने की, शादी करने की, तो मुझे कोई एतराज नहीं। आपको तो होते सब कानूनी बातें हैं, यहाँ नहीं चलेगा ये सब। चलिए बरोबर साहब, मामला तो बहुत बिगड़ रहा है। ये तो शादी करने में लगी है, हमारे मोहल्ले में घूम रही है। अरे चिंता कैसे नहीं करेगा? अरे परेशानी रहेगी। अरे यार आपको ऐसी पहले बनाओगे कि याद रखिएगा जिंदगी भर पछतावा। नाम पर ये बता। ऐसा है जो इन मामलों में पूरा षड्यंत्र रचते हैं ना, दूर दूर लो, तीसरी पीढ़ी लो लपेटने में। ये जो अल्लाह ने तरीक बना दी, इस पर बस साइन ले लो। साइन ले लेता हूं। राजी कर लो। ये नीचे जो है नाम ले लो, साइन ले लो, मोबाइल नंबर ले लो। बाकी मैंने जाना तो साइन कराना है। साइन करा दे। हाँ इसको लाइट लगा।
अच्छा तो अब यहाँ कानून चुनाव क्या है? रियासत का मामला है क्या? हाँ वही तो अलग जिहाद उसको बोलते हैं। हाँ तो उसमें क्या है? आप अब बहुत कानून है हमारे पास, हम जिस तरीके से चाहे जिस पर चाहे जैसे से चाहे। बिल्कुल बिल्कुल रामलाल जी की स्थापना कर देंगे आप। बढ़िया आज तरीके से। ऐसा छापेंगे नहीं है। आग लगा बिल्कुल जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया तरीके से न्यूज चलाता है। और थोड़ा मेरे नाम का भी ध्यान रखिए उसमें, ताकि सरकार जो है उसी की तो सरपरस्ती में जी रहे। सरकार की नजर में थोड़ा सा नाम आ जाएगा, हमारा भी बिल्कुल बिल्कुल आपके प्रमोशन में कोई थोड़ा दिक्कत सा नहीं हो है। जाए बस। चलो ठीक है। निकाहनामा बड़ा बड़ा मैं बैठा हूँ ना, वो सारी चीजें तो ऐसे नहीं लगा है कि शादी दर्शाना। हाँ सारी दर्शाना है। निकाहनामा और मुल्ला मुल्ला उसका घर परिवर्तन करा रहा था, वो उसका भाई भी, मतलब पूरा परिवार है वो। आप तो जानते हैं ना। बस तरीके से आपने इस बात में हाँ तरीके से कर दो। ठीक है साथियों नमस्कार, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं न्यूज 420। आए दिन आप देखते ही रहे हैं किस प्रकार से लव जिहाद और धर्मांतरण के मामले सामने आते रहे हैं। इस प्रकार का एक मामला सामने आया है जिसमें आसिफ कुरैशी हिंदू लड़की प्रीति सिंह के साथ इस प्रकार से अपना नाम और धन छिपाकर दोस्ती करता है और उसे अपने प्यार के जाल में फंसाता है और उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाकर उसके साथ शादी करता है। तो किस प्रकार से आप देख रहे हैं हिंदू लड़कियों के साथ इज्जत के साथ खेला जा रहा है और इसके लिए कानून भी आ गया है। तो इन जिहादी मूल्यों के खिलाफ इस कानून के साथ किस प्रकार से शिकंजा कसा जा रहा है, ये हम उन पे दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं आज। ठीक है साथियों, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे। तुम्हारा ऐसा है वो जो 2 दिन पहले इसका नाम हो धर्म परिवर्तन वाला, उसका आज लड़की को बुलाना है और राजनगर को लेके चले जाओ या फोन कर दो, उसे बुला लो, बुला के मजिस्ट्रेट के यहाँ बयान दर्ज कराना है और थोड़ा सा समझा दियो, कहीं वो उल्टा पुल्टा करता रहा और हमारी बेइज्जती हो जाए तो उससे अच्छे से पढ़ा दियो कि कैसे कैसे कहाँ ले जाके निकाहनामा करने के लिए पढ़ा दिया और मेरी धर्म परिवर्तन करा दिया। तो पूरा ऐसा है रजिस्टर में ले जाओगे लो और ले जाकर उसे ले आओ और ला के जो है एक बार मेरे को मिला दिए ताकि मैं समझा दूँ। आप अपने स्तर पर समझा दो लेकिन मैं अपने स्तर पर समझा, ठीक है ले आओ। मैडम आ जाओ, बैठो आराम से बैठो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से। मैं सब ठीक ठाक है, पापा को कोई दिक्कत तो नहीं? वो तो आ जाएंगे, वो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो से घर में बच्चे कोई दिक्कत नहीं। आज जो है आपके बयानों में, लेकिन ये है कि आपको पता ही है मामला क्या है पूरा, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। हम बैठे हैं ना, आपको बस जैसे हम कह रहे हैं वैसे बयान दें, आप जाके बोल दो आसिफ कुरैशी ने ऐसे ऐसे मुझे ज़बरदस्ती जो है पहला फुसला कर मेरा धर्म परिवर्तन करा दिया और वो ज़बरदस्ती हुआ जो भी हुआ, 1-2 लोग उसका भाई उसका परिवार सब शामिल थे। ठीक है आप मैडम चलते हैं फिर मजिस्ट्रेट के सामने लेके चलते हैं, ठीक है आप बयान मिला। हाँ सही बोलना है, बिल्कुल समाज के साथ रहना है, सही बोलना है, सच बोलना है, जो समझा गया था वही बोलना है। मैडम जी आप हम यहीं खड़े हैं आपके साथ ही, अपने साथ ही है। मैम ये मामला है क्या
आप अभी बात ये रही। तो क्या मन है? आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रीति सिंह है। तो घबराहट क्यों है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। स्माइल कर रहे हैं। अब तक आप पानी वानी नहीं? नहीं, मैं ठीक हूँ। तो आपका उम्र क्या है? 22 साल की हूँ। ये जो है ये आपका समझ है? जी। इसमें तो ये है कि जबरदस्ती आपका शरीर परिवर्तन बनाया गया है, इसलिए लिखा नामा भी है। क्या ये सच है? मुझे कुछ भी नहीं पता कि इसमें क्या लिखा है ये कपड़े। तो आप मुझे बताइए क्या हुआ है? कुछ दबाव है आपके ऊपर? किसी ने आपको बताया कि ऐसे लिखवाना है, केस दर्ज करना है? देखिए, मुझे ये 2 दिन से ये लोग सब मुझे इतना परेशान कर रहे हैं और मेरे घर में घुस आए ये लोग और मेरे पिताजी को लेके गए और कौन कौन किसी? ये सर हैं और हिंदू जागरण मंच के जो 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 लीडर है वो राणा जी और उसके सारे साथी वो सब घुस आए हमारे घर में और इतना परेशान किया, इतना दबाव बनाया मुझ पे और साइन ले लिया ज़बरदस्ती हमसे। बोल रहे हैं कि उसने तुम्हारा घर परिवर्तन करा है, पर हमारी भी शादी हुई थी, हमारी शादी होने वाली है। तो आप मतलब आप सहमति से जा रहे थे ये आज से कुरैशी है इसका नाम? जी, हम दोनों ने फैसला किया था कि हम शादी करेंगे और हम दोनों के घर वालों की मर्जी है इसमें। तो ये आपके मर्जी के खिलाफ नहीं हुआ है, ये जो लिखवाया है हमारी गलत? जी, आयुष साहब ने बोला कि इसमें हमने ये लिख दिया है कि तुम्हारा धर्म परिवर्तन हुआ है, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और बोला कि मेरे पिताजी की जान ले लेंगे, उसने साइन नहीं किया है। ये दवा आयुष साहब ने लिखा है और ये हिंदू जागरण मंच ने। जी, अभी कोर्ट के बाहर भी वो लोग ऐसे मुझे बोल रहे हैं बार बार कि तुमको ये बयान देना है। मतलब अभी आपके साथ देख के बाहर है? जी, अभी भी हैं वो लोग बाहर। तो आप चिंता मत कीजिए, अभी आपके पिताजी आएंगे आप उनके साथ जाएगा, हिंदू जागरण मंच के साथ आने की कुछ ज़रूरत नहीं है जी। और ये जो इसका जाँच हुई है कार्रवाई हुई है इसको ठीक से करने के लिए आदेश देती हूँ। लेकिन आप घबराइए मत और अभी आके आपने सही बयान दिया है तो ये ठीक हो जाएगा जी। घबराना नहीं। अब जा आइए साहब जरा इधर आइए। ये क्या लड़की बोल रही है कि स्कूटर जो आपने कंप्लेंट लिखवाया है? वो मुझे चल के आई है हमारे पास और कंप्लेन दर्ज करवाई इसमें। हम कैसे अब हमारे पास तो बहुत सारे केसेस हैं, हम कैसे ढूंढ सकेंगे लोगों को? आप ऐसे मत बताइए, अभी आपके थाने से इस महीने में 5 केसेस हो चुके हैं ऐसे जहाँ पे लड़की आती है बोलती है अपनी मर्जी से गई है, लेकिन आप कहते हैं कि इसका मतलब बिना मर्जी हो रहा है। ये क्या है आपका काम? मैम कानून का पालन करते हैं, तो मैम वो आई थाने और हमने एफआईआर दर्ज कर दी और नियम अनुसार हम आपके समक्ष पेश कर दी। क्या नियम अनुसार? ये हिंदू जागरण मंच के लोग इसमें घुस क्यों रहे हैं? आप इसको होने कैसे दे रहे हैं? आपका काम है उनको बाहर रखने के लिए। कानून आ गया तो आप ऐसे केसेस दर्ज करते रहे। I'm sorry मैम, लेकिन कोई नहीं घुस रहा है मैम। हम लेके आए हैं, वो निष्पक्ष लेके आए हैं, उनसे कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी। झूठ बोल के घबरा के आई है, बोल रहे हैं कि बाहर लोग इंतजार कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि आपसे दबाव आ रहे हैं। ये कैसी बात है? मैम कोई और लोग हैं जिसको दबा रहे हैं, धमका रहे हैं, कुछ लालच दे रहे हैं मैम। वो मतलब 18 साल से ऊपर है, अपनी मर्जी से जा रहे हैं, तो इसमें आपको घुसने की कोई अधिकार नहीं है। आप ये जानते हैं ठीक I'm sorry. है कि नहीं? I'm sorry. तो मैं आपको 1 हफ्ता दे रही हूँ, उसके अंदर आप सारा कार्रवाई करके आएंगे और ठीक से मुझे रिपोर्ट देंगे, ऐसा नहीं? आप करिए, बढ़िया है मैडम।
चाहते हैं उन पर भी दबाव डाले जा रहे हैं। तो ये धर्म परिवर्तन का कानून के बारे में मैं थोड़ा बताना चाहूँगी, फिर हम अपने दूसरे नाटक में जाएंगे। ये जो धर्म परिवर्तन का कानून है ये उत्तर प्रदेश में 2020 में लाया गया है और ऐसा ही एक कानून मध्य प्रदेश में भी लाया गया। तो ये कानून क्या कहता है? ये कानून कहता है कि अगर पहली बात तो किसी को अपना धर्म बदलना है तो उनको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास एक अर्जी डालनी है। ये जो अर्जी है, ये अर्जी की जो कॉपी है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑफिस के सामने समाज को देखने के लिए लगाई जाएगी। इससे क्या होता है कि हिंदू जागरण मंच जैसे जो मंच है वो जाकर देखते हैं और देखते हैं कि कौन अपने धर्म के बाद शादी कर रहा है और वो पूरी कोशिश करते हैं उन शादियों को रोकने की। दूसरी चीज जो ये कानून कह रही है कि किसी पर दबाव डाल के उनका धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते। बट इसमें एक और चीज है जो ये कानून कह रही है कि आप सिर्फ विवाह या शादी करने के लिए धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते। अगर आपने ऐसा किया तो आपके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, आपको जेल की सजा हो सकती है। जिसने धर्म परिवर्तन कराया और जिसका धर्म परिवर्तन हुआ उनका सारा परिवार को जेल डाला जा सकता है। 2 से 10 साल की सजा लग सकती है उनको और एक बहुत बड़ा उनको जुर्माना भी भरना पड़ेगा। तो ये बात है कि अगर आप सिर्फ शादी के लिए भी धर्म परिवर्तन कर रहे हैं तो वो आपको जेल में डाल सकते हैं इस बात के। और वो शादी का क्या होगा? वो शादी को भी खारिज कर दिया जाएगा। कानून की आंखों में वो शादी लीगल शादी नहीं है, कानूनी तरीके से नहीं हुई है, तो आपकी शादी भी कैंसिल कर दी जाएगी और आपको जेल में डाला जाएगा। अभी हमारा जो दूसरा नाटक है उसमें हम ये देखेंगे कि समाज में जो अलग अलग तरीके के लोग हैं जिस पर हमने इतनी चर्चा की है इतने दिनों से, अलग लिंग के लोग, अलग जाति के लोग, महिला है, जो भी है, उनके साथ कानून किस तरीके से अलग अलग प्रकार का व्यवहार करता है। हम अभी दूसरा नाटक शुरू करते हैं और फिर हम दोनों नाटक पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद। हेलो, मैं 2 शब्द और जोड़ देता हूँ इसमें कि हमारी जो चॉइस है, अंदर से जो फीलिंग हमारी निकलती है ना, वो आज़ाद होनी चाहिए। उनमें अगर पहले लग गए तो मौलिक अधिकार का कोई मतलब नहीं रह जाता। ऐसे ही जो संविधान है वो हमें फ्रीडम की अलग अलग जातियों को, अलग अलग धर्मों को सब तरह की आज़ादी देता है। तो इस तरह के जो कानून आते हैं और कानून भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, उनमें पुलिस का इस्तेमाल और ये पूरा मशीनरी लगा देना, तो वो बहुत खतरनाक दिशा में हमारा देश जा रहा है। तो ये पूरी जो एक तरह से पहरेदारी है, ये रेस्ट्रिक्शंस हैं, ये हमारे जो संवैधानिक मूल्य हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, वो उसके बिल्कुल विपरीत है। आप देख सकते हो कि किस प्रकार से प्रशासन, मीडिया इन लोगों के लिए, हिंदू जो संगठन है उन लोगों के लिए काम कर रहा है। इस प्रकार प्रशासन का रोल है वो क्या है, ये आपको समझना है। नमस्कार। अरे द्रौपदी नमस्कार, कैसे मुझे लगता है बैठे हो आप? दिमाग खराब होता है यार, वही है जिसमें आए ना। हाँ वो लड़की है। थिएटर वाला मामला जिसमें लड़की
मुंह उठा के चली नहीं आई हूँ। हाँ, पहले भी मैं 2-3 बार आ गई, आपने अभी तक मेरी सुनवाई नहीं की, ना कुछ लिखा, ना आपकी खाने एक का। बार का मैं देख रहा हूँ अभी आ रहे हो। मैं अभी नहीं आई, 2-3 बार आपसे पूछो। बताओ बताओ क्या हो गया, क्या करना हो? मेरा नाम गीता है और मेरा गांव चापाखेड़ी है और मैं अपने गांव में चुनाव के लिए लड़ने के लिए खड़ी हुई और मेरे गांव के सरपंच ने मेरी इज्जत लूट ली और अभी तक आपने कोई कार्रवाई नहीं की है क्योंकि मैं महिला हूँ। अरे चुप रह जाओ बस। रोजाना मुंह उठाए चली आती है, इज्जत दूंगी। ऐसा है, थोड़ा कम बोलो। कम कैसे बोलूंगी? ये मेरे साथ हुआ है इसलिए मैं कम नहीं बोलूंगी और अगर आप मेरी सुनवाई नहीं करेंगे तो मैं एसपी के साथ जाऊंगा और एसपी के पास जाके खड़ी होंगी अपने। चलो ठीक है मैडम, इनके पैर दर्ज करो और एक तहरीर बना दो। ठीक है मैडम, के पास नहीं जाओ, जांच करते हैं कि पता चलता है क्या है। क्या हुआ तुम्हारे साथ? मैं अपने गांव में चुनाव लड़ने के लिए खड़ी हुई थी। मेरे गांव में तुम्हें पता है तुम किसके खिलाफ इल्जाम लगा रही हो? मेरे साथ जो हुआ मैं उसके खिलाफ इल्जाम लगा रही हूँ। तुम्हारी मर्जी नहीं होगी। हाँ मैडम साहब, सब करने के लिए हमारी मर्जी रहती है क्योंकि हमारी सुनवाई नहीं होती है। क्या हुआ बताओ? चलिए कितनी बार पूछोगे आप मेरे से क्या हुआ है? अरे मैं पूछ रही हूँ तो बता दो ना। अगर आपके साथ होता तो मैं आपसे बार-बार यही पूछती कि क्या हुआ, क्या हुआ? चलो बताओ क्या हुआ। उस आदमी ने मेरी इज्जत लूट ली। गांव में लोग मेरे से सवाल पूछ रहे हैं, सब कर रहे हैं। हाँ, किसको भी मुझसे यही पूछा जाता है कि क्या हुआ तुम्हारे साथ? हमारा साथ कौन देगा? किस तारीख को हुआ? तो 7 सितंबर की है। अच्छा, चलो मैं लिखती हूँ। लो इसमें तुम्हारे साइन करो। साहब, ये गीता नाम की लड़की आई थी, कह रही सरपंच साहब ने इसके साथ गलत काम किया है। चलो हम देखते हैं क्या करते हैं, जांच करेंगे अभी। ऐसा काम करो और वो मेडिकल करा, ठीक है। हॉस्पिटल के लिए जाओ सर, इनका मेडिकल करा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम गीता मेघवाल है। उम्र? 21 साल। कब हुआ आपके साथ? ये मेरे साथ 1 महीने पहले हुआ, 7 तारीख को। क्या आप उसको जानते हैं? हाँ, वो मेरे गांव का ही सरपंच है। क्या क्या हुआ आपके साथ? उसने पहले मुझे धमकी दी कि तू चुनाव में खड़ी नहीं होगी, ये वो जो मैं चाहूँगा उस आदमी को खड़ा करूँगा, पर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो उसने मुझे उठा के मेरे साथ ऐसी घटना करी। क्या हाँ। क्या आप पहले भी लैंगिक संबंधी रहे होंगे? हाँ। क्या मैं आपकी शरीर चेक कर सकती हूँ? हाँ। ओके, आप अंदर आ जाए। आ जाओ, मैं बात करते हैं।
कि हमने कलाकारों के सामने थोड़ा सा अपनी कला दिखाने की कोशिश की है, तो थोड़ा कैसा लगा आपको नाटक? तालियां बजा के बजाता है। ये दूसरे नाटक में हमने देखा कि किस तरह चुनाव में खड़े रहने की आजादी हमारे पास है, पर अगर कोई चुनाव में खड़े होने की कोशिश करे, अगर वो महिला है, अगर वो दलित है, तो उसके साथ किस तरह का व्यवहार किया जाता है और किस तरह सरपंच, नाटक के सरपंच जैसे लोग पुलिस थाने से लेकर किसी को भी खरीद सकते हैं। तो अभी हम एक थोड़ी छोटी सी चर्चा शुरू करेंगे ये दोनों नाटक के ऊपर। आपको अगर कोई सवाल हो तो आप सवाल पूछिए, नहीं तो हमें आपसे सवाल पूछने हैं ये दोनों नाटक के बारे में। वो डायलॉग के दौरान मेरे मुंह से एसएफबी और एमएसएस निकला, पर मैं मानता हूं जन आंदोलनों को कभी नहीं खरीदा जा सकता। साथियों, जिस प्रकार से लव जिहाद को लेकर आपको नाटक के माध्यम से बताया गया है, इसी प्रकार से यदि कोई दलित व्यक्ति गैर दलित लड़की के साथ विवाह करता है तो उसी के साथ इस तरीके की वारदात होती है। और दूसरा नाटक है, उसको लेकर एक बेड़कला जयकारण तहसील है, बेड़कला गांव है, जिसमें एक माँ, लड़के की माँ को बेटे ने, हम कार्यकर्ताओं को कहने पर उसने अपनी माँ को खड़ा किया। हालांकि माँ चुनाव में नहीं जीत पाई, लेकिन सरपंच के द्वारा, राजपूत सरपंच के द्वारा जीतने के बाद उस बेटे को इतनी बेरहमी से मारा और उसके बाद ट्रैक्टर चलाकर उसको मार दिया गया। दिलीप सिंह चौधरी पूर्व संसदीय सचिव की इंटरवेंशन के बाद उस डेड बॉडी को उठाया गया 2 दिन बाद। तो इस तरीके की वारदात सिर्फ कहानी का थोड़ा चेंज किया गया है, इसी के साथ ये एक बात मैं बोलना भूल गई कि ये जो 2 कहानियां हैं, ये कहानियां हमने बनाई नहीं है। एक जो ये पहली कहानी है, ये एक केस है जो उत्तर प्रदेश में हुई है, जिसमें अकरम सिंह ने काम किया है। और दूसरी जो कहानी है, ये राजस्थान की ही कहानी है जो यहाँ पे हुआ है, जिसमें प्रेमलता जी ने भी काम किया गया है। तो हम जब ये नाटक की तैयारी कर रहे थे तो हमारे पास ऐसे कितने सारे केसेस की बातचीत हुई कि हम अपने ही केसेस से कुछ ना कुछ दिखा सकते हैं। तो ये कोई भी फिक्टिशियस कहानी है ये जो हमने बनाई है, ये 2 सच्चाई है, ये 2 लोगों के साथ सच में ऐसा हुआ है, एक परिवार के साथ ऐसा हुआ है और एक लड़की के, एक महिला के साथ ऐसा हुआ है। अभी आपने बोलते वक्त ये बोला था कि परिवार वालों को जेल हो जाती है, वो किस तरह से? अगर कोई भी कन्वर्जन करता है, यानी कि अपना धर्म परिवर्तन करता है, पहले तो ये है कि वो बिना प्रोसेस के एक फॉर्मेट बनाया है, उस फॉर्मेट में भर के सबमिट करना होगा जिला अधिकारी को। अगर आप नहीं करते हैं और आपके परिवार के लोग आपके साथ खड़े हैं, मिसाल के तौर पर इस केस में फादर ये कह रहे हैं कि इनकी मर्जी है शादी करनी है इनको, तो फादर को ऑफेंडर ऑफ पार्टी, यानी पार्टियों को ऑफेंडर माना जाएगा। यानी कि उसके धर्म परिवर्तन में उनके बाप भी शामिल है, या माँ अगर बोल रही है कि लड़की सही कर रही है तो उनको भी शामिल माना जाएगा। तो इस कानून में यही है कि जितने भी आप लपेट सकते हो लपेट लो। आपको 10 लोगों को मुजरिम बनाना है, 10 को पकड़ लो कि इन सारे लोगों ने इनके धर्म परिवर्तन में मदद की है। बाप ये कह रहा है कि इसने जो किया सही किया, तो बाप को भी जेल हो जाएगी। समझ गए? कानूनी ऐसा है। बाकी सरकार है, पुलिस है, वो जिसपे जो कानून लगाना चाहती है लगाती है, क्योंकि बहुत सारे केसेस हैं, कोई एक केस नहीं, मेरा ख्याल है 70-80 केसेस दर्ज हो चुके हैं अभी से जब से आया है कानून। उसमें एक सेक्शन के लिए कुछ और नियम लागू होते हैं, नियम लागू ही नहीं होते, क्योंकि जो मशीनरी है, डीएम है, एसपी है या थाना इंचार्ज है, उनके हाथ में है ना, वो किस पे लागू करें किस पे ना लगाए। धर्म परिवर्तन कहीं लगाते हैं, वो कहीं नहीं लगाते, उनकी मर्जी है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, बहुत सारे
केसेस ऐसे हैं जिनमें एक तबके की लड़की है, मुस्लिम लड़की है, नॉन मुस्लिम के साथ चली गई है और वहां शादी हुई है और धर्म परिवर्तन भी हुआ है, वहां उस शादी को नल एंड वॉइड नहीं किया। लेकिन कानून ये कहता है कि अगर आप शादी कर रहे हैं और धर्म परिवर्तन शादी को लेकर के कर रहे हैं तो वो शादी नहीं मानी जाएगी। लेकिन वहां है कि आर्य समाज मंदिर में शादी की और धर्म परिवर्तन भी वही कर लिया। उन केसेस में क्या है कि पुलिस जो है प्रोटेक्शन देती है कि कहीं ऐसा ना हो मुस्लिम लड़की के परिवार के लोग आके उसको मार दें या जो भी। तो ये पुलिस मशीनरी जो है वो स्टेट जो होता है, एक राज्य जो है, उसकी जो मंशा है उसके अनुकूल या उसके अनुसार ही काम करती है। जो इस कानून को लाने की मंशा है वो मंशा कुछ और है, तो मशीनरी जो है वो उसके अनुसार ही काम करेगी, ये नहीं कि वो किसी और पे लगाएगी। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहां ये लग रहा था नहीं लगा, और जहां ना भी लग रहा था, जहां रजामंदी थी वहां लगा दी। मुझे एक बात कहनी थी तो शायद अभी तक हमारे डिस्कशन में आया नहीं है। तो 3 भाग है, एक जो कानून बना रहे हैं, एक जो कानून इस्तेमाल कर रहे हैं और एक है कोर्ट। तो हमने अपने नाटक में भी ये 3 भागों को, पहला भाग नहीं देखा है जो कानून बना रहे हैं, बट ये 3 भाग है और कानून का ये एक नियम है कि ये 3 भाग बहुत ही अलग अलग रखे जाने चाहिए। एक भाग दूसरे भाग की दखलंदाजी नहीं कर सकता है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जैसे आपने देखा जो पुलिस है ये जज को थोड़ा धमकाने की कोशिश कर रही थी, तो कानून में ये बिल्कुल ही अलाउड नहीं है। दूसरी बात है, हमने देखा कि अस्पताल में जो सीन देखा, किसी को लगा तो ठीक है जो भी है डॉक्टर के पास आई है, डॉक्टर जांच कर रहे हैं, बट ऐसे केसेस में ये सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है डॉक्टर के पास सही समय ले जाना, क्योंकि अगर वहां पे सही टाइम पे सबूत नहीं बनेगा ना तो वो केस पूरा ही गिर जाएगा। तो ये बहुत ही जरूरी है कि ये बात हम समझें कि जो पुलिस की मशीनरी है वो किसी भी तरह से वकील हो, जज हो, उनको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती, क्योंकि ये कानून का नियम है। एक चीज हर केस का ना, एफआईआर जो होती है ना, कुछ भी आपके बयान दर्ज होंगे, कब होंगे, कैसे होंगे, उनके आधार पर जो धाराएं हैं वो जज लगाए, और जज भी अच्छे नहीं है आजकल निचली अदालतों में, बस बकवास एकदम, मतलब शब्द इस तरह का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए खुद वकील होते हुए। लेकिन हम ऐसे जजों से पाला पड़ता है कि वो मतलब बेगैरत कह लीजिए, बहुत अलग अलग शब्द है, उनको पता ही नहीं है जो पुलिस थ्योरी बना करके ला रही है उसी को आगे बढ़ा रहे हैं, कुछ सवाल ही नहीं करते, वो कुछ भी करके ला रहे हैं, सब चल रहा है। तो कहने का मतलब था जो दोनों मामले हैं ना, दोनों मामलों में ये नाटक में जो हमने लिखा है, दोनों मामलों में तहरीर जो है वो किसी और की नहीं लिखी। एक मामले में जैसे सीआरपीसी है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, उसमें ये है कि भाई थानेदार जो है वो सुन के भी तहरीर बना ले, लेकिन थानेदार की जिम्मेदारी ये है कि जो कहा है, जो रिकॉर्ड किया है, अगर कोई अनपढ़ आदमी है लिख के नहीं दे सकता, तो थानेदार की जिम्मेदारी है जो कहा है वही लिखा जाए। आजकल क्या हो रहा है कि जहां भी ऐसा मामला होता है, खासकर जहां सांप्रदायिक मामला हो जाता है, एफआईआर थानेदार पहले से ही तैयार कर लेता है, क्या बनानी है, कैसे करना है, कैसे मुझे आगे इसकी जांच ले जानी है, उसी हिसाब से एफआईआर बनती है। तो जरूरी ये है कि किसी पढ़े लिखों को लेके जाए या लिखवा के जाए एफआईआर के लिए, और एफआईआर हम एक कॉपी भी ले लें, वो कॉपी हम साथ में रखें, उस पर रिसीविंग वगैरह ले लें, तो लिखित में दें हर एक पहलू जो एफआईआर का है, घटना का टाइम और किस जगह और कौन लोग, उनके नाम, अगर नाम नहीं याद तो भूलिया, जगह कहाँ के हैं, कैसे हैं, वो सारी चीजें डिटेल लिख करके हम रिटन कंप्लेन लिखित में थाने में दें तो ज्यादा मजबूत है। और आप देख रहे होंगे जब आप लिखित कंप्लेन के साथ जाते हैं तो उनके दिमाग में मतलब एक तरह से सर दर्द हो जाता है उनको, तो वही है, आप मजबूती के साथ लिखित में देंगे कंप्लेन तो वो होगा। जो यहाँ नाटक में दिखाया, बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिनमें खुद लिख करके पुलिस ने साइन ले लिए हैं और उन्हें फिर अपने ढंग से, अपने तरीके से न पढ़वाते हैं कि इसमें ये लिखा है, इसमें क्या करते हैं, मोड़ तोड़ करके कुछ भी लिख दिया और साइन जबरदस्ती किए
और भेज दिया।